हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज के इस वीडियो में एक मामला आपको बताऊंगा हमारी सिटी का, जो कि हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। ये पूरा कनेक्शन किस तरह का है, सब कुछ बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली टाइमली स्टेप उठाने का क्या फ़ायदा होता है। आप अगर पति हैं तो आपके सामने टेक्निकली कोई भी इशू आ सकता है। ये कोर्ट की प्रक्रिया ऐसी होती है कि जो कुछ हम सोचते हैं जरूरी नहीं सब कुछ उसी पैटर्न पे हो। मीनवाइल कभी चीज़ें अलग भी हो जाती हैं। तो आज ऐसा ही एक मामला मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिसे सुनकर आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखिए, हमारे ही शहर का मामला है। शुरुआत हुई कि एक लड़का हमारे कांटेक्ट में आता है और वो कहता है, सर मुझे आपसे आपके ऑफिस में आकर के मिलना है। हम उसको बोलते हैं आप आइए। वो अपने पिताजी के साथ आता है, पूरा मामला अपना बताता है। कहता है सेपरेशन को काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। एक एफआईआर पत्नी ने दर्ज करा दी हमारी ही सिटी में, देहरादून में, और पति की तरफ से एक डाइवोर्स का केस फाइल किया गया जो कि देहरादून में ही चल रहा है। उसके बाद पत्नी चली गई और दिल्ली में जाकर के उसने एक मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया। अब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। अब जाहिर सी बात होती है, जिस आदमी को जो बताया जाता है वो वही कर लेता है। तो पुलिस में माता पिता के नाम हट गए, केवल लड़के का नाम रह गया और लड़के के नाम पे चार्जशीट फाइल हो गई। केवल पति के नाम पे चार्जशीट फाइल हुई और उन्होंने ट्रायल कोर्ट में ही मामला चलाना चालू कर दिया। काफ़ी समय इसमें निकल गया। उसके बाद उन्होंने डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा दी, जो कि उनको नहीं लगानी चाहिए थी, और एज यूजुअल डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज हो गई। फिर उन्होंने उसके लिए सेशन में अपील भी डाल दी, जो कि आज भी पेंडिंग है। मीनवाइल वो लड़का मेरे संपर्क में आया जब इतना काम हो चुका था। अब उसने ये सारी बातें हमें बताई कि यहाँ तक मामला चल चुका है। तो मैंने उनसे बोला कि साहब आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए क्वेश्चन कराने के लिए, स्टे करवाते अपने मामले को। उन्होंने कहा साहब पति की तरफ से मामला दर्ज है, मतलब पति की तरफ से चार्जशीट आई है, तो क्या पति को स्टे मिल जाएगा, क्या पति की क्वेश्चन हो सकती है। लेकिन जब हमने उनका मामला पढ़ा तो हमें लगा कि भाई चांसेज हैं, क्योंकि पति के ऊपर कोई एलिगेशन ही नहीं था। सिर्फ ये एलिगेशन था कि पति जो है भरण पोषण नहीं करता, पैसा नहीं देता, इसके अलावा कोई एलिगेशन था ही नहीं। तो हमने सजेस्ट किया कि आपको जरूर जाना चाहिए था और आपने गलती करी कि आप अभी तक नहीं गए, इतना टाइम आपने वेस्ट कर दिया। चलिए, इसके बाद लड़के ने अपना मन बनाया होगा, फैमिली में डिस्कस किया होगा। उसने बोला सर मुझे हाईकोर्ट में जाना है, और हम लोग अपनी तरफ से उत्तराखंड हाईकोर्ट में चले गए एक क्वेश्चन पिटीशन लेकर के। साथ ही हमने एक स्टे पिटीशन भी लगा दी। पहले दिन जब उस पर आर्ग्यूमेंट हुआ एडमिशन पर, उसी दिन हमको स्टे पर सुना गया और उस मामले में हमें स्टे भी मिल गया, जिस पर अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी, ऑर्डर भी आपको दिखाया था। अब एक दिन में जब हमें स्टे मिल गया तो हमारे लिए तो काफी खुशी की बात थी और मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग हो गया। मीनवाइल कुछ दिन गुजरे और दूसरे केस की एक डेट, डाइवोर्स केस की एक डेट देहरादून में थी। अब लड़के का कॉल आता है, वो कहता है साहब जो मेरी डेट थी इसमें मेरे नज़र में आया, वाइफ ने बताया कि उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर पिटीशन लगा रखी है केसेज को दिल्ली ट्रांसफर कराने के लिए। कौन से केसेज को? जो देहरादून में चल रहे हैं, डाइवोर्स का केस और 498A का केस। अब देखिए, लड़का ऑलरेडी क्वेश्चन में जा चुका है। अब टेक्निकली चीज फंस गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो ये नहीं पता है कि मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। एक क्रिमिनल अपील चल रही है, वो भी पता नहीं पत्नी ने बताया या नहीं बताया। अब अगर ये नॉर्मल मामला होता तो हम शायद लड़के को ये कहते कि भाई तुम कंटेस्ट ही मत करो, डाइवोर्स का केस है, वो ट्रांसफर हो ही जाता है, तो अननेसेसरी आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर परिस्थितियां अलग हो जाती हैं। इस मामले के अंदर क्या हो जाता है कि 498A का मामला स्टेट केस है। सारे इंसिडेंट यहां का हैं, एफआईआर यहां पर दर्ज हुई है, घटनास्थल यहां का है। ऑलरेडी उत्तराखंड हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है, उसका क्या होगा? ऑलरेडी मामला स्टे हो रखा है। अगर वो दिल्ली में ट्रांसफर हो जाता है तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि जो ट्रायल है वो तो दिल्ली कोर्ट में चले और जो उसकी क्वेश्चन है वो उत्तराखंड हाई कोर्ट में चले? फिर तो उसको भी ट्रांसफर कराना पड़ेगा दिल्ली हाई कोर्ट में। हालांकि हम तो वहां भी अवेलेबल रहेंगे, लेकिन मेन बात है कि यह प्रक्रिया थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी। तो इसलिए हमने उनको सजेस्ट किया कि इस मामले में आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन को कंटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड्स अवेलेबल है। वो हाई कोर्ट वाली पिटीशन हम लगाएंगे कि साहब देखिए, तो ऑलरेडी हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ ये मामला कैसे ट्रांसफर हो सकता है। यानी जहां आपको परिस्थितियां दिख जाती हैं कि कुछ हो सकता है, वहां अपनी तरफ से ट्राई करना बनता है, और इस मामले में डेफिनेटली कंटेस्ट किया जाना चाहिए। आप लोग के साथ भी ये हो सकता है। डाइवोर्स में तो आप सभी जानते हो कि भैया अगर आपने अपने प्लेस पे फाइल किया तो पत्नी ट्रांसफर पिटीशन डालती ही है और मैक्सिमम टाइम उसके प्लेस पे ट्रांसफर हो भी जाता है। लेकिन पत्नी 498A के केस को ट्रांसफर कराने के लिए भी पिटीशन डाल सकती है, अगर वो आपके प्लेस पे या किसी और प्लेस पे चल रहा है लेकिन उसके प्लेस पे नहीं चल रहा है। लेकिन इस केस को रुकवाने के लिए कुछ चीजें आपके हाथ में होती हैं, क्योंकि एक क्रिमिनल केस होता है और क्रिमिनल केस का जो सिंपल लॉ है वो ये कहता है कि जहां पर घटनाएं घटित हुई हैं मामला वहां पर चलेगा। अगर चोरी को अंजाम देहरादून में दिया गया है तो चोरी का मामला देहरादून में चलेगा, भले ही जो अपराधी है वो दिल्ली का हो, हरियाणा का हो या कश्मीर का हो, लेकिन मामला उसका देहरादून में ही चलेगा। तो क्रिमिनल मामलों का सिद्धांत ये होता है। तो इस पर भी आप बहस कर सकते हो, इस पर भी आर्ग्यू कर सकते हो, और
लड़की के पास प्रेफरेंस ये होती है कि वो पत्नी है, बस इतना काफ़ी है। वो तो अपना मेनली ग्राउंड ये लेगी मुझे तकलीफ है आने जाने में और ये सब। और आप ये सारे टेक्निकल ग्राउंड ले सकते हो कि भाई ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इसके बेसिस पे ये केस ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, और आपके पास लॉजिकल ग्राउंड्स हैं इस चीज़ को रुकवाने के लिए, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए इस प्रकार के मामले मैं आपके सामने लाता रहता हूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।